नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, मैं एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ चला रहा हूं। इसी सिलसिले में एक बार फिर से मैं आज आपके सामने एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री सब्जेक्ट लेकर के आया हूं दोस्तों। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट में मैं क्लास 6 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 लेकर के आया हूं दोस्तों। तो इसमें पढ़ेंगे नए साम्राज्य और राज्य। तो इस चैप्टर में दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, मेन हेडिंग में नए साम्राज्य और राज्य की बात की गई है। तो नए नए साम्राज्य कौन से थे, राज्य कौन कौन से थे और नए साम्राज्य में कौन से राजा हुआ करते थे, इसके बारे में दोस्तों इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और दोस्तों, ये एनसीईआरटी की सीरीज जो मैं चला रहा हूँ, ये उन दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो सीटेट या किसी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, साथ ही साथ अन्य वनडे एग्जामों में भी हेल्प करेगी दोस्तों। तो मैं एनसीईआरटी की बुक लाइन बाय लाइन पढ़ता हूं दोस्तों, ताकि कोई भी कंटेंट आपसे छूटे नहीं और आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में, जो भी एग्ज़ाम आप दें, उसमें आपकी हेल्प करे और आपसे कोई भी क्वेश्चन चूके ना। जो कंटेंट इस बुक में हो, इस सीरीज में आपको मिले, वो आपके लिए हेल्पफुल हो दोस्तों। तो चलो देखते हैं यहाँ पे अरविंद बना राजा। तो यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन पार्ट में एक अरविंद नाम के बालक की कहानी दी हुई है। इसके बारे में देखते हैं दोस्तों, उसके बाद आगे प्रारंभ करेंगे। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई तब जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर बीड़ा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, वह अरविंद सोचने लगा। तो दोस्तों, उसी के बारे में आज का ये पूरा चैप्टर है। तो उसी के बारे में पढ़ते हैं। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, प्रशस्तियों के बारे में। प्रशस्तियाँ क्या होती हैं और क्या है प्रशस्तियाँ, इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं दोस्तों। तो चलो प्रारंभ करते हैं। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। तो देखो दोस्तों, ये गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा अरविंद जो बालक था दोस्तों, वो गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। और समुद्रगुप्त एक ही बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुआ करता था दोस्तों। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से पता चलता है। तो देखो दोस्तों, समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ है, उस पर खुदा हुआ, उस पर लिखा हुआ है दोस्तों। वहाँ से भी इनके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मुझे प्राप्त होती है। इनकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार के कवि व मंत्री हरिसेन। तो देखो दोस्तों, इनके दरबार में, समुद्रगुप्त के दरबार में जो कवि व मंत्री रहा करते थे, वो हरिसेन थे और हरिसेन के एक काव्य के रूप में भी की गई थी। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ रहे हैं। और समुद्रगुप्त वो राजा थे जिनकी चर्चा इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर एक अभिलेखों में लिखा गया है। वहाँ से भी मुझे उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। उसके साथ ही साथ दोस्तों, उनके दरबार में एक राजा एवं कवि हुआ करते थे जिनका नाम हरिसेन था। हरिसेन के काव्य के रूप में भी, हरिसेन के द्वारा एक काव्य में भी उनकी चर्चा की गई है। एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। तो देखो दोस्तों, एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे क्या कहते हैं, प्रशस्ति कहा जाता है। तो जो अभिलेख होता है उसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है दोस्तों। तो ये कवि जो थे, जो हरिसेन कवि थे, ये क्या करते थे, इनकी प्रशंसा किया करते थे। कवि प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुम अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी के प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। तो दोस्तों, देख रहे हो, पहले भी हुआ करता था जो
प्रशस्तियाँ थी, यानी कि जो प्रशंसा करने की परंपरा थी, जो कवि थे वो राजाओं के साथ चलते थे, उनका जो काफिला चलता था, जहाँ पर भी जाते थे उनके साथ कवि हुआ करते थे। वो कवि जो है कविताओं के माध्यम से राजाओं की प्रशंसा किया करते थे। ये परंपरा पहले भी होती थी दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, मैं बताया था वहाँ पे गौतमी पुत्र सातकर्णी थे और उसमें अन्य कई राजा थे, उनके बारे में भी आपने देखा कि उनके साथ भी कवि चला करते थे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जब गुप्त वंश की परंपरा आई, गुप्त वंश में इसका महत्व और बढ़ गया और ये अपने साथ जो है समुद्रगुप्त राजा जो थे अपने साथ कवि व मंत्री के रूप में हरिसेन को रखा था और हरिसेन इनकी प्रशंसा किया करते थे अपने कविताओं के माध्यम से। आगे देखिए, यहाँ समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, यानी यहाँ पर समुद्रगुप्त की प्रशंसा के बारे में बात की जा रही है। आओ देखो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। तो देखो दोस्तों, जो राजा योद्धा होते थे और जब युद्ध जीतते थे राजा, तो जो उनके दरबार में विद्वान कवि हुआ करते थे तो उनकी भरपूर प्रशंसा करते थे, यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य लिखे गए, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। तो देखो दोस्तों, किस तरीके से राजा का वर्णन किया जाता था, राजा को भगवान के बराबर मान लिया जाता था। अगर तुम चित्र 7 पृष्ठ 105 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र में हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्व समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी तथा नीले रंग के भी मिलेंगे। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस मैप पे लेकर के चलता हूँ जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो देखो दोस्तों, ये मैप है। मैप में ये क्षेत्र हरे रंग का दिख रहा है दोस्तों, और ये क्षेत्र देखो दोस्तों, ये बैगनी कलर का दिख रहा है, जो बहुत ही बड़ा क्षेत्र है दोस्तों, बैगनी कलर का, और ये हरे कलर का, और ये क्षेत्र दोस्तों नीले कलर का है। और उसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको लाल कलर की बिंदी बिंदी दिखाई दे रही है, जो पूर्वी तटीय प्रदेशों में आपको देखने को मिल रही है दोस्तों। तो ये क्षेत्र है जो दोस्तों हरे रंग का क्षेत्र है, ये कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र और नालंदा का क्षेत्र है दोस्तों, और यहीं पर दोस्तों मथुरा भी देखने को मिल रहा है आपको। तो इस जो हरा वाला क्षेत्र है, इतने क्षेत्र में 5 प्रमुख क्षेत्र है दोस्तों, पाटलिपुत्र, नालंदा, प्रयाग, कन्नौज और मथुरा। तो अभी जो दोस्तों बात हो रही थी, जो अशोक के स्तंभ पे वहाँ पर कुछ लिखा हुआ चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिल रही थी दोस्तों। सॉरी दोस्तों, चंद्रगुप्त नहीं, समुद्रगुप्त के बारे में जो जानकारी मिल रही थी वो यहीं पर प्रयाग यानी इलाहाबाद के क्षेत्र में दोस्तों वो थी, जहाँ पर अशोक का किला है। अशोक के किले में वहाँ पर पत्थरों पे लिखा हुआ कुछ है, वहाँ पे जानकारी मिलती है। और आप ये बैगनी कलर का क्षेत्र देख सकते हो दोस्तों, और उसके बाद आप देख लो यहाँ पर ये लाल कलर की बिंदी दोस्तों। तो चलो फिर से हम चलते हैं थ्योरी पार्ट पर, वहाँ पे देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। तो देखो दोस्तों, जो हरिसेन हैं वो 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, और या अगर इस बुक में मिलता है तो देखेंगे कि ये हरिसेन जो कवि हुआ करते थे किस प्रकार से ये वर्णन कर रहे हैं। ये नंबर 1 पर देखो क्या है दोस्तों, मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त और उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो देखो दोस्तों, ये आर्यावर्त का क्षेत्र हुआ करता था, जो हरे रंग का क्षेत्र है दोस्तों। तो हरे रंग में आपने जो देखा वहाँ पर पाटलिपुत्र था, कन्नौज था, मथुरा था, प्रयागराज क्षेत्र था। तो इन सभी क्षेत्रों में दोस्तों आर्यावर्त रहा करते थे और उसमें 9 शासक थे। तो 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हरा लिया और उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया दोस्तों।
उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर, इसके बाद दक्षिणी पथ के बाहर शासक आते थे। दक्षिणी पथ के शासक आते थे, तो दक्षिणी पथ को आपने देखा दोस्तों, अभी आपने वहाँ पर देखा नीले जो ब्लू कलर का था, इसमें से कुछ की राजधानियों को देखने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। तो आपने देखा जो दोस्तों पूर्वी तट पर जो लाल बिंदु था वो है, इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। तो जो लाल बिंदु अभी आपने देखा दोस्तों मैप पर, वो उस दक्षिणापथ की राजधानी हुआ करती थी। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया। तो ये लोग भी जो है दोस्तों समुद्रगुप्त से हार गए थे, जो दक्षिणापथ से आए हुए राजा थे, और समुद्रगुप्त ने इन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। तो देखो दोस्तों, पहले समुद्रगुप्त जो थे उन्होंने पहले जो प्रयागराज का क्षेत्र है, प्रयाग, मथुरा और ये पाटलिपुत्र का क्षेत्र, कन्नौज का क्षेत्र, इसको जीता। बाद में इन्होंने दक्षिणापथ के शासक जो थे उनकी राजधानियों को, जहाँ पे लाल बिंदु जो है पूर्वी तट पर, उसको जीता। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। जो देश तो जिसको अभी आपने मैप में देखा था, हरे कलर के ऊपर का क्षेत्र, इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ। अध्याय 5 को याद करो। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाए थे, इनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। तो देखो दोस्तों, इसमें ये लोग जो थे, जो बैगनी कलर का क्षेत्र है उसमें ये लोग समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाया करते थे और इनके दरबार में रहते थे। बाह्य इलाके के शासक, जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, जो दोस्तों आपने देखा जो पाकिस्तान के तरफ का क्षेत्र था, जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इसमें समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। यहाँ पर देखो दोस्तों, कुछ सिक्के हैं। सिक्कों में आप देखो किस तरीके से यहाँ पर एक व्यक्ति आपको बैठा हुआ दिख रहा है और बीड़ा बजाते हुए, और यहाँ पर एक महिला का चित्र बना हुआ है इस सिक्के पर। तो बीड़ा बजाने वाले राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसा कि इस सिक्कों में उन्हें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो देखो दोस्तों, ये जो सिक्का है ये समुद्रगुप्त, इस सिक्के पर समुद्रगुप्त का ही चित्र बनाया गया है कि इनको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, परछों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। तो देखो, कुछ इस तरीके से जो है राजा का वर्णन किया जाता था, और कभी कुछ इस तरीके से उनका गुणगान किया करते थे कि राजा के साथ इतनी दुर्दशा हुई और राजा को इस तरीके से मारा गया, उसके बावजूद भी राजा का शरीर कितना सुंदर दिखता था। तो देखो दोस्तों, ये जो बाहरी क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, और ये श्रीलंका का क्षेत्र है, बाहरी राज्य, जहाँ के शासकों ने अपनी पुत्रियों की शादी कराई। और ये जो बैगनी कलर का क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ के शासक जो हुआ करते थे, इन्होंने उनके लिए समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाए थे। और ये वाला क्षेत्र जो है दोस्तों, जहाँ पर 9 शासक हुआ करते थे, इसको समुद्रगुप्त ने जीता था, और इस क्षेत्र को भी समुद्रगुप्त ने जीता था दोस्तों। बाद में इसको उन्होंने वापस कर दिया। आगे देखते हैं वंशावलियाँ। तो वंशावलियाँ किसे कहते हैं उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी माँ कुमार देवी, तो देखो दोस्तों, जो समुद्रगुप्त की माँ थी वो कुमार देवी थी, लिच्छवी गण की थी, और उनके पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे दोस्तों। तो ये देखो, यहाँ पे कुछ वंशावलियों के बारे में जो जानकारी मिलती है, उसमें उनकी माँ जो थी कुमार देवी थी और लिच्छवी गण की थी, और उनके पिता जो थे वो चंद्रगुप्त
थे और ये वंशगुप्त के सबसे पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। तो देखो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य को महाराजाधिराज की उपाधि मिली थी, जो सबसे बड़ी उपाधि हुआ करती थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराज के रूप में भी उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। तो बिल्कुल दोस्तों, धीरे धीरे इस वंश का महत्व आगे जैसे जैसे इनकी वंशावली बढ़ती गई वैसे वैसे इनका पद बढ़ता गया। इन उपाधियों को महत्व के हिसाब से सजाओ: राजा, महाराजा, अधिराजा, महाराजा। चंद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, तो देखो दोस्तों, उनके शासकों में उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। तो देखो, कई सारी जानकारियां हैं जहां से इनके बारे में मिल रही। तो पहली जानकारियां वंशावली से इनकी जानकारी मिल रही है, फिर अभिलेखों तथा सिक्कों से उनके बारे में पता चल रहा है। उन्होंने पश्चिमी भारत के सैन्य अभियंता में अंतिम शक शासक को परास्त किया। तो देखो, किसको परास्त किया था? भारत के सैन्य अभियंता शासक के, उन्होंने पश्चिमी भारत के सैन्य अभियंता में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 11 में मिलेगी। तो आप देख रहे हो दोस्तों, ये जो समुद्रगुप्त का दरबार था वो विद्वानों से भरा हुआ था। आगे देखते हैं विक्रम संवत क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो देखो दोस्तों, जो विक्रम संवत चलता है वो 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है और ये जो है क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने विजय प्राप्त किया था और बाद में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और ये आपने भी देखा होगा कई बार, जहाँ पर लिखा रहता है विक्रम संवत, वो 58 साल पीछे से प्रारंभ होता है। आगे देखते हैं हर्षवर्धन तथा हर्षचरित के बारे में। हर्षवर्धन और हर्षचरित के बारे में क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं? जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे एक राजा थे हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के बारे में देखेंगे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले, देखो दोस्तों, 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि बाण भट्ट हुआ करते थे। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो थे वो बाण भट्ट थे। बाण भट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी लिखी, जिसे कहा जाता है हर्षचरित लिखी थी। दोस्तों, हर्षवर्धन की जीवन परिचय लिखा, जीवनी लिखी, उसे हर्षचरित लिखा जाता है और उन्हें संस्कृत में लिखी थी। इससे हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री, जिसको आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था दोस्तों, चीनी यात्री जो थे स्वयं सांग चीनी यात्री थे, जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा है। काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। तो देखो दोस्तों, जो चीनी यात्री थे स्वयंसांग, ये भी हर्ष के दरबार में काफ़ी दिनों तक रहे। इन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका भी विस्तृत से विवरण दिया है। आगे देखते हैं, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेदार और थानेसर के राजा बने। तो देखो दोस्तों, ये कहाँ के राजा बने थे? थानेसर के राजा बने थे ये। और ये राजा तब बने जब इनके पिता और इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई। उस वंशज को चलाने वाला, उस गद्दी पर बैठने वाला कोई नहीं था। उस समय हर्षवर्धन थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक बने।
तो कन्नौज देखो तो किस जगह पर दोस्तों, ये चित्र 7 में, पृष्ठ 107 में अभी आपने देखा था कि पाटलिपुत्र के आसपास कन्नौज का क्षेत्र था। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कन्नौज किस जगह पड़ता है। ये देखो दोस्तों, थानेसर ये पड़ता है। थानेसर के राजा हर्षवर्धन बने थे अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद, और ये कन्नौज का क्षेत्र पड़ता है दोस्तों, थानेसर के बिल्कुल पास में है। तो कन्नौज के राजा कौन बने थे, ये हर्षवर्धन के बहनोई। तो ये दोनों लोग आसपास में ही इन दोनों का शासन हुआ करता था। तो आपने देखा दोस्तों कि उनके बहनोई जो थे वो कन्नौज के शासक बने। कन्नौज के शासक बने। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। यानी कि बंगाल का जो शासक था, बंगाल के जो शासक हुआ करते थे, वो हर्षवर्धन के बहनोई को मार दिया दोस्तों। और मारने के बाद जब वो ख़त्म हो गए तो उस समय हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और वहाँ का शासक, वहाँ का भी देख रेख, वहाँ पर भी अपना अधिकार बना लिया। उसके बाद हर्षवर्धन ने बंगाल पर भी आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्होंने पूर्व में जितनी सफलताएं मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। तो आप देखो दोस्तों, बंगाल को जीता उन्होंने, बंगाल के बाद उन्होंने लगभग मगध को भी जीत लिया था, और पूर्व में जितनी सफलता उन्हें मिली थी, देखो दोस्तों उस समय लगभग वो पूर्व की तरफ बढ़ते गए, क्योंकि पहले थानेसर में थे, थानेसर के बाद कन्नौज के पास आए, कन्नौज के आसपास के बाद मगध है, मगध के बाद वो पूर्व की तरफ बढ़ते गए दोस्तों, और पूर्व में ये बंगाल तक फैल गए। तो बंगाल तक, ये थानेसर से बंगाल तक देखा जाए तो एक बहुत लंबा क्षेत्र फैलाता है दोस्तों। ये पश्चिम में पड़ता है थानेसर और पूर्व में पड़ता है बंगाल। तो पूर्व तक ये काफ़ी दूर तक इनकी शासक चलती थी। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश, देखो दोस्तों उस समय चालुक्य नरेश, अब ये जो दक्षिण भारत की तरफ बढ़ने लगे थे, दक्कन की ओर बढ़ने लगे थे, और दक्कन के आसपास एक बहुत ही जानी मानी नदी नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर बढ़ने लगे दोस्तों। तो उस समय चालुक्य नरेश और पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोका था। और इन दोनों लोगों ने किसको रोका था दोस्तों, हर्षवर्धन को रोका था, चालुक्य नरेश और पुलकेशिन द्वितीय ने। भारत का राजनीतिक मानचित्र देखो और सूची बनाओ कि जब हर्षवर्धन बंगाल तथा नर्मदा तक गए होंगे तो आज के किन किन राज्यों से गुजरे होंगे। बिल्कुल दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ऐसा आपको देखना चाहिए। अब देखते हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ कहाँ कहाँ थी, क्योंकि ये वही चालुक्य और पुलकेशिन है दोस्तों जिन्होंने हर्षवर्धन को दक्षिण की तरफ बढ़ने से रोका था। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। तो इनका देखो, इनका शासन दक्षिण भारत की तरफ चल रहा था और दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य, उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। तो इनका पल्लवों का जो राजधानी हुआ करती दोस्तों, ये कांचीपुर थी। तो ये पूरा महत्वपूर्ण होता है। पल्लवों का राज्य, उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला। तो कावेरी नदी दोस्तों भारत का जो मुख्य भूभाग है उसके एकदम दक्षिण तक फैला हुआ था, जो वर्तमान में लगभग तमिलनाडु के आसपास दोस्तों। जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्ण और तुंगभद्रा नदी के बीच में ही स्थित था। देखो दोस्तों ये भी, और चालुक्य का जो क्षेत्र हुआ करता था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के आसपास तक ही फैला था। तो देखो दोस्तों, जो चालुक्य का राज्य था, चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच फैला हुआ था। इसको भी अगर मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाऊं, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी कहाँ है, तो आप ये देखेंगे कि ये क्षेत्र लगभग कर्नाटक के आसपास के क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र आता है दोस्तों, और वहाँ पर चालुक्यों का राज्य हुआ करता था। आगे देखते हैं, चालुक्यों की राजधानी एलोहा थी। तो चालुक्यों की राजधानी दोस्तों एलोहा थी। वही चालुक्य जिनका राज्य जो है कृष्णा और तुंगभद्रा के आसपास हुआ करती थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तो जो एलोहा है दोस्तों, ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था।
धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र बन गया जहां कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। तो देखो दोस्तों, एक दूसरे की जो सीमा हुआ करती थी उस सीमा का अतिक्रमण भी किया करते थे पल्लव और चालुक्य राजा। और मुख्य रूप से जो राजधानियां हुआ करती थी, राजधानियों को ये लोग निशाना बनाते थे क्योंकि राजधानियां उस समय संपन्न और विकसित शहर के रूप में होते थे और वो समृद्ध शहर थे। इस वजह से ये लोग राजधानियों को निशाना बनाया करते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राज्य थे दोस्तों, राजा थे। उस समय पुलकेशिन जो है सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति के द्वारा एक रचित प्रशस्ति से पता चलता है। तो जो पुलकेशिन के दरबारी कवि थे दोस्तों, और रवि कीर्ति थे, और इनके प्रशस्ति से पता चलता है कि उस समय के सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर पर उनकी पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। तो जो पुलकेशिन द्वितीय थे उनको यह राज्य दोस्तों उनके चाचा से मिला था। ये भी महत्वपूर्ण होता है कि पुलकेशिन द्वितीय को राज्य किसके द्वारा मिला था और कैसा मिला था। तो उनके चाचा ने यह राज्य उन्हें दे दिया था। आगे बात करते हैं। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री इलाकों में अपने अभियान चलाए। ये रवि कीर्ति लिखते हैं। रवि कीर्ति जो है पुलकेशिन के दरबारी कवि हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा। तो देखो दोस्तों, हर्ष इस पराजय के बाद यानी कि पुलकेशिन से पराजय के बाद अब यह हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया था, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। तो देखो दोस्तों को ये जो पुलकेशिन द्वितीय थे वो कितने प्रभावशाली राजा हुआ करते थे। इन्होंने हर्षवर्धन को भी रोका था और उसके बाद हर्षवर्धन को तो रोका ही था, तो ये दोस्तों साथ में पल्लव राजा पर भी आक्रमण किया था। पर चालुक्यों की विजय आपातकालीन थी। लड़ाई में दोनों वंश दुर्लभ होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। तो देखो दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर अंत होता है। चोल वंश ने इस राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया था। इस लड़ाई में क्योंकि इस लड़ाई में दोनों वंश जो थे दोस्तों वो दुर्लभ होते चले गए, क्योंकि दोनों के लिए ये बहुत ही विषम परिस्थितियाँ बनती चली गई थी। आगे देखते हैं इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, यानी इन राज्यों का प्रशासन कौन चलाता था, किस तरीके से इनका प्रशासन चला करता था। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण कर हुआ करता था। तो भूमि कर के बारे में दोस्तों आप हर जगह आपको मिल रहा है। अगर वहाँ पे प्रशासन की बात होती है, इनकम की बात होती है, तो वहाँ पर आपको भूमि कर जरूर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी भूमि कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है उनके प्रशासन के रूप में। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हर्षसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधीश अधिकारी थे। तो देखो दोस्तों यहाँ पर किस तरीके से ये जो पद हुआ करते थे, प्रशासनिक पद थे, ये पद आनुवंशिक हुआ करते थे, आनुवंशिक बन जाते थे। जिसके पिता दरबारी होते थे उनका बेटा अगर उस लायक है तो भी बन जाता था। जैसे कवि हर्षसेन जो थे वो अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधीश अधिकारी भी बन गए थे। इनको 2-2 पद मिले थे दोस्तों। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ
कुमारामत अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। तो आप देख रहे हो जो ये दोस्तों वो मंत्री हरिसेन है, हरिसेन को एक के साथ कई सारे पद मिले हुए हैं। तो उस समय एक लोगों को कई सारे पद मिल जाया करते थे। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेणी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाही यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलीक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायास्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से वहाँ पर इसको बांटा गया था उस समय, और हर कोई अलग अलग पद के लिए अलग अलग काम के लिए होता था। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थीं, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। उसका कारण यही है दोस्तों, क्योंकि जब किसी एक व्यक्ति के हाथ में कई सारे पद आ जाते थे तो वो उस तरीके से अपना साम्राज्य बनाने लगता था। लोगों आम जनता को लगता था कि हमारे आसपास का राजा यही है, और वो अपना पूरा पावर का इस्तेमाल करता था और सबको जो है अपने कंट्रोल में रखता था। क्योंकि वहाँ तक राजा नहीं पहुँच पाते थे, राजा ना पहुँच पाने की वजह से यही पूरा वहाँ का प्रशासन देख रेख करता था और धीरे धीरे वह अपना साम्राज्य बना लेता था। एक नए प्रशासन की सेना, एक नए प्रकार की सेना देखते हैं। नए प्रकार की सेना किस प्रकार होती थी और कैसे काम करती थी। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। तो देखो, जो सेना नायक होते थे उनको नियमित वेतन नहीं दिया जाता था उस समय। बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। तो भूमिदान उनको दे दिया जाता था, भूमि दे दिया जाता था कि तुम इसी के सहारे अपना जीवन यापन करोगे। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। देखो दोस्तों, इस तरह के व्यक्ति क्या कहे जाते हैं? सामंत कहलाते थे। और कौन व्यक्ति थे ये? तो जो सेना नायक हुआ करते थे दोस्तों, और सेना नायक को जब पैसे नहीं दिया जाता था उसके बदले में उन्हें जो ज़मीन दी जाती थी, और वो उसी ज़मीन से कर वसूल करके राजा को देते थे। तो इन्हों सेना नायकों को ही सामंत कहा जाता था। और कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती थी जहाँ कहीं भी शासक दुर्लभ होते थे, ये सामंत तो स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। तो जब जहाँ के शासक जो राजा होते थे अगर वो कमज़ोर पड़ते थे तो ये सामंत जो है वहाँ पे स्वतंत्र होना चाहते थे। ये चाहते थे कि अब मुझे कर ना देना पड़े। दक्षिण के राज्यों में सभाएं, अब यहाँ पर देखते हैं दक्षिण के राज्यों में जो सभाएं हुआ करती थी, किस तरीके की सभाएं होती थी। अभी आपने ऊपर पल्लवों के बारे में पढ़ा, तो पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। तो देखो दोस्तों, इनमें से एक सभा ये भी थी, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। तो ब्राह्मण भूस्वामियों को जो संगठन हुआ करता था उसे सभा कहते हैं। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई। तो देखो, वहाँ पर उर नामक ग्राम सभा की होने की बात की गई, जहाँ पर ये ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन नहीं हुआ करता था। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। नगरम जो संगठन था दोस्तों, वो व्यापारियों का संगठन हुआ करता था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही।
तो आप देख रहे हो कौन कौन से यहाँ पर संगठन बनाए गए, सभाएं बनाए गए। उस समय 3 तरह की सभाएं आपको देखने को मिल रही है। एक ब्राह्मण भूस्वामी की संगठन जो जमीन से जुड़ी हुई है, जिसमें ये सिंचाई, खेती बाड़ी और सड़क निर्माण से संबंधित है। और दूसरा, जहाँ पर ये संगठन नहीं हुआ करते थे वहाँ पर उर नामक ग्राम सभा होने की बात की गई। उसके बाद दोस्तों नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था, जिसमें व्यापारी लोग हुआ करते थे। आगे देखते हैं उस ज़माने में आम लोग कैसे रहते थे, उनका किस तरीके से रोल हुआ करता था। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिली है। चलो इसके बारे में भी देखते हैं। कालिदास अपने नाटक में राज दरबार के जीवन के चरित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल दोस्तों, कालिदास के बारे में तो आप सब जानते होंगे, जो राज दरबार के जीवन के चरित्र के लिए जाने जाते हैं। इन नाटकों में से एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोगों को तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया है। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती से प्रेम करने की कहानी है। तो ये जो अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक है दोस्तों, ये कालिदास द्वारा लिखा गया है और ये एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी से संबंधित है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक मछुआरा है और मछुआरे के साथ जो राजा के यहाँ काम करने वाले लोग हैं, वो लोग उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। उसकी बात इस कहानी में कही गई है। तो देखते हैं, एक मछुआरे की अंगूठी मिली। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। तो यहाँ पर एक कहानी है, उसको देखते हैं। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया उस व्यक्ति के साथ। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। तो देखो दोस्तों, किस तरीके से उसके साथ ये लोग पेश आते हैं। पहले तो उन लोगों ने उसके साथ तो गलत तरीके से पेश आए उस मछुआरे के साथ। बाद में जब राजा ने उसे इनाम दिया, उसके बाद भी उसके साथ वो लोग शराब खाने तक चले गए। अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है, तो क्या उसके साथ इसी तरह बर्ताव किया जाना चाहिए? तो देखो वो दोस्तों, किस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि उस तरीके से उसके साथ बर्ताव करना चाहिए। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। वो अच्छा काम किया था और ये लोग जो पुलिस थे, दरबारी थे, जानबूझकर उसको परेशान कर रहे थे। चीनी यात्री फासियन का एक ध्यान उस लोगों की दुर्गति पर भी गया। तो ये फासियान जो था दोस्तों, चीनी यात्री था, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा और पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये कब आया था दोस्तों। तो फासियन जो चीनी यात्री था दोस्तों, वो 1600 साल पहले आया था और फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूता मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू न जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचते थे। तो देखो दोस्तों, उस समय ये कौन सी परंपरा थी कि कोई भी व्यक्ति, जो बड़े लोग थे, ये लोग जो छोटे लोगों को अछूता मानते थे और ये अगर शहर के अंदर आते हैं तो ये लोग जो है उनको छूने से डरते थे। ये तो जैसे कि अब एक कानून आया है अस्पृश्यता का अंत, बिल्कुल ये उस समय होना चाहिए था। इन्हीं सब वजहों से ये सारे कानून आए। तो ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा है दोस्तों कि ये नियम नहीं होना चाहिए था, छुआछूत नहीं होना चाहिए था। और ये बिल्कुल गलत है कि अगर कोई गरीब है, अमीर है, छोटा है या बड़ा है, उसके साथ भेदभाव नहीं होनी चाहिए।
एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का एक बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। तो देखते हैं दोस्तों बाणभट्ट द्वारा किसका वर्णन किया गया है। यहाँ पर देखते हैं राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हाथियों के अतिरिक्त रोज़मर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जी, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊंट तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या अपना अनुरोध उनके सामने रख सकें, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालती थी और व्यापारियों के काफिलों में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल की गर्त में डूब जाती थी। तो दोस्तों ये जो राजा चलते थे ये तो ठीक था, साथ में बहुत सारे संगीतकार, हाथी घोड़े चलते थे, आते थे राजा गाँव में तो गाँव के लोग उनका स्वागत करते थे, यहाँ तक ठीक था। लेकिन जब वो राजा का काफिला निकलता था तो पीछे से जो विध्वंस करते थे, नुकसान करते थे, ये बिल्कुल गलत होता है दोस्तों। इससे गांव वालों का बहुत नुकसान होता है। यहाँ पर अन्यत्र के बारे में कुछ जानकारी है। अन्यत्र में देखते हैं कहाँ की जानकारी मिलती है मुझे अन्यत्र से। मानचित्र 6 पृष्ठ 76-77 में अरब ढूंढो। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों ने बेदुइन थे जो वहाँ पर व्यापारी करते थे दोस्तों, जो घुमक्कड़ काबिले हुआ करते थे। तो ये कौन थे दोस्तों? ये अरब में रहने वाले अन्य लोगों में थे बेदुइन, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में यानी मरुस्थल में भी स्वस्थ रह सकता था। क्योंकि ऊँट की ऊंचाई बहुत अधिक होती है दोस्तों, तो ये मरुस्थली जैसे रेतीली क्षेत्र में भी आसानी से चल सकता था और वहाँ की गर्मी को आराम से झेल सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। उनके बाद सभी को समान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश मिलता है। देखो दोस्तों, जो इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है वो इस्लाम है, और इस्लाम को जो कुरान है और इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ कुरान है उसका एक अंश यहाँ पर मिलता है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस महाद्वीप के तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, तो देखो दोस्तों, जो
अरब के सिपाही थे। 1300 साल पहले जो आज का पाकिस्तान है, पाकिस्तान को जीत लिया था। तो इस तरीके से ये चैप्टर दोस्तों समाप्त होता है। आगे इसमें देख लेते हैं उपयोगी शब्द कौन कौन से पढ़े। इसमें प्रशस्ति के बारे में पढ़ा आपने, आर्यावर्त को देखा, दक्षिणापथ को देखा, वंशावली देखा, अनुवांशिक पदाधिकारी, सामंत, सभा और नगरम आदि चीज़ों के बारे में देखा। अब देख लेते हैं इसमें महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन सी थी। तो गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले हुई थी, ये महत्वपूर्ण तिथि थी। और हर्षवर्धन का शासक जो है दोस्तों, ये 1400 साल पहले हुआ था। ये दो महत्वपूर्ण तिथि हमें इस चैप्टर से मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम NCERT बुक 6 क्लास के चैप्टर नंबर 10 को समाप्त किए दोस्तों, जो 6 क्लास का चैप्टर नंबर 10 था, 10 था दोस्तों। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।